हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टेल्स फ्रॉम द ओकल्ट। आज हम आपको 3 सबसे बेहतरीन हॉरर कहानियों के बारे में बताएंगे जो कि टेल्स फ्रॉम द ओकल्ट मूवी के अंदर आती है। इस मूवी के अंदर 3 अलग अलग हॉरर कहानियां हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मूवी में मेरी फेवरेट तीसरी कहानी है, तो प्लीज उसको मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कहानी को, जिसका नाम है द चेंक। कहानी की शुरुआत में हमें 2 स्कूल की लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक का नाम कू और दूसरी कू की फ्रेंड एलिस होती है। ये दोनों एक कॉन्सर्ट की बात करते हुए घर जा रही होती हैं। कू एलिस को बाय बोलकर अपने घर के रास्ते की ओर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में उसको एक बिल्ली मिलती है। वो उसका पीछा करने लगती है। बिल्ली का पीछा करते करते कू एक जगह पहुँच जाती है। वहाँ पर उसको एक आदमी की लाश पड़ी हुई मिलती है। कू उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बिना किसी को बताए वहाँ से डरकर सीधा अपने घर की ओर भागने लगती है। जिसके बाद अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कू अब बहुत बड़े सिंगर बन चुकी है। वो अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही है, जिसमें उसकी मदद उसकी इकलौती दोस्त एलिस कर रही है। एलिस बचपन से अभी तक उसकी दोस्त है। कू के साथ उसका बॉयफ्रेंड एलन भी होता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जब एलन और कू एक साथ कुछ प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, तो एलिस उनको घूर रही होती है, जैसे वो उनके रिश्ते से जल रही हो। सामान शिफ्ट होने के बाद उसका बॉयफ्रेंड एलन यहाँ से जाने लगता है। तभी कू अपने पड़ोसी जोसेफ से मिलती है, जो देखने में काफी अच्छा लग रहा होता है। रात को कू जब अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है, तभी उसको जोजो बियर नाम की एक आईडी से मैसेज आता है। कू को लगता है कि जोजो बियर कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी जोसेफ है, इसीलिए वो उससे बात करने लगती है। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। तभी हमें फिर से कू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कू स्कूल जाने के लिए लिफ्ट से नीचे जा रही थी। तभी उसकी लिफ्ट अचानक से रुक जाती है, और जैसे ही कू उस लिफ्ट के ऊपर की ओर देखती है, तो उसको वही मरा हुआ आदमी दिखाई देता है जो उसको उस दिन स्कूल से आते हुए देखा था। यहाँ पर हमको पता चलता है कि जब से कू ने उस आदमी की लाश को देखा है, तब से ही वो उसको हर जगह देख रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो लाश उसका पीछा कर रही है। प्रेजेंट टाइम में अब फिर से कू को ये सब चीजें दिखाई दे रही थी। उसे अब फिर से लग रहा है कि वो लाश उसके आसपास कहीं है, इसीलिए वो अपने अंकल के पास जाती है, जो कि एक बहुत बड़े साइकाइट्रिस्ट हैं। कू उनको बताती है कि उसको लगता है कि अगर वो उस दिन उस लाश के बारे में पुलिस या फिर किसी को बता देती, तो शायद उस लाश को मुक्ति मिल जाती। इसीलिए शायद वो उसको दिखाई दे रही है। जिस पर उसके अंकल उसको बताते हैं कि असल में हम जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर किसी चीज के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं, तो वो चीज हमें बार बार दिखाई देती है। और वैसे भी उस आदमी की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो। अंकल के पास से कू सीधा अपने म्यूजिक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए चली जाती है, जिधर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड एलन, उसका प्रोड्यूसर और बॉस भी वहाँ पर मौजूद है। उसी रात कू को अपने घर में नहाते हुए ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई देख रहा हो। अगले दिन वो एलिस को मिलकर ये सारी बातें बताती है। वो बोलती है कि मुझको हर समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा है। अब उसी रात कू अपने घर में डर रही होती है, लेकिन तभी जोजो बियर का मैसेज आता है। कू जब भी जोजो बियर से बात करती है, उसको अच्छा फील होता है। वो उससे बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक उसको अपने टेबल के नीचे फिर से वो लाश यानी वो मरा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसको देखकर कू की चीख निकल जाती है और तभी उसका सपना टूट जाता है। वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। अगले दिन वो फिर से अपने अंकल के पास जाती है और उनको सारी बातें बताती है। अंकल उसे फिर से वही कहने की कोशिश करते हैं कि वो इन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही है और अपने दिमाग पर लोड डालकर डिप्रेशन में जा रही है। रात को कू घर पर अपने आप को शांत करने के लिए दवाई खाती है और सोने चली जाती है। घर पर आज उसके साथ एलन भी होता है। उसी रात कू को फिर से उसी लाश का सपना आता है और वो डरकर उठ जाती है और गुस्से में जाकर अपनी दवाइयों को सिंक में बहा देती है, क्योंकि उन दवाइयों से उसे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी। एलन उसको शांत कराने आता है, जहाँ उन दोनों की बातों से हमको ये पता चलता है कि एलन तो शादीशुदा आदमी है जो कू के साथ एक अफेयर में है, पर अब वो उसके साथ और नहीं रह सकता क्योंकि उसको लगता है कि कू मेंटली अनस्टेबल है। ये बात सुनकर कू गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। एलन बाहर बालकनी पे खड़े होकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी एक हाथ उसके चेहरे को पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लेता है और इस बात से अनजान कू एक जगह पर उदास बैठी होती है। तभी फिर से उसके पास जोजो बियर का मैसेज आता है और वो उससे बात करते हुए काफी खुश होने लगती है। जोजो बियर बातों ही बातों में कू को ये बताता है कि वो पिछले 5 साल से उसका फैन है
जिसके बाद कू घर चली जाती है, जहाँ पर उसको एलन की मौत के बारे में पता चलता है, जिसको देखकर कू काफी दुखी हो जाती है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है और घर जाते हुए कू को उसका पड़ोसी जोसेफ यानी कि जोजो बियर मिलता है। क्योंकि कू भी जोसेफ को जोजो बियर समझ रही थी, इसीलिए वो उसको गले लगा लेती है। लेकिन जोसेफ कू की हरकतों को देखकर काफी अजीब फील करता है और तभी कू को ये पता चलता है कि जोसेफ जोजो बियर नहीं है। इस चीज से कू को शॉक लगता है, पर कू की दोस्त एलिस उसको संभालते हुए अपनी कार में ले जाती है और उससे कहती है कि अब वो किसी को भी उसका दिल नहीं तोड़ने देगी। एलिस की बातों से साफ पता चल जाता है कि वो कू से प्यार करती है और शायद यही कारण था कि वो एलन से जलती थी। वो कू को बोलती है कि वो उससे प्यार करती है। ये बोलते ही एलिस उसको किस कर देती है। इस चीज से कू को शॉक लगता है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो रोते रोते एलिस की कार से तभी निकल जाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। रात को वो रो रही होती है क्योंकि उसके साथ एकदम से ही सारी शॉकिंग चीज हो रही हैं कि तभी उसके फोन में फिर से जोजो बियर का मैसेज आता है। वो सोचती है कि अगर जोसेफ जोजो बियर नहीं है तो ये कौन है। तभी जोजो बियर मैसेज में कहता है कि अब फाइनली हम अकेले हैं, कि रूम शिफ्टिंग वाले दिन के बाद से तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। ये मैसेज पढ़कर कू समझ जाती है कि जोजो बियर कौन है। वो याद करती है कि रूम शिफ्टिंग वाले दिन फाय नाम का एक अजीब सा बंदा उसकी ओर बार बार देख रहा था और उस पर बुरी नजर रख रहा था। असल में फाय ही जोजो बियर है और उसने ही एलन को जान से मारा है। कू भी ये बात समझ जाती है और वो सबसे पहले अपने रूम के सारे दरवाजे बंद करती है। कू अब सारी बातें समझ गई थी। उसको लगता है कि शायद फाय ने यहाँ पर कैमरे लगा रखे हैं, इसीलिए फाय को मेरी हर चीज का पता रहता है। कू को लगता है कि फाय अभी भी कहीं से उसको देख रहा है, इसीलिए डरते हुए वो अलमारी में छुप जाती है। पर उसको क्या पता था, असल में फाय तो उस अलमारी के अंदर ही छुपा बैठा है। कू फाय को देखकर डर जाती है और अलमारी से बाहर निकलकर चाकू उठा लेती है। कू फौरन पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस के आते ही फाय कू के रूम से नीचे कूदकर अपनी जान दे देता है। असल में फाय एक कमजोर और डरपोक आदमी था जो बस पीछे से कुछ कर सकता था, मतलब उसके सामने आने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फाय की मौत से कू पूरी तरह से सदमे में चली जाती है क्योंकि उसके सामने एक साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी और अब उसको लग रहा था कि फाय की मौत भी उसकी वजह से ही हुई है। कुछ दिन बाद हम कू को उसके साइकाइट्रिस्ट अंकल के पास देखते हैं जो कू का इलाज कर रहे हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि कू का अब मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसको अब मरा हुआ फाय भी सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट में कू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इसी सैड एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर जिसका नाम है डेड मॉल। डेड मॉल कहानी की शुरुआत में हम विल्सन नाम के एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो आज एक मॉल में लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है क्योंकि ये मॉल अभी अभी खुला है। लाइव स्ट्रीम करते हुए जब विल्सन लिफ्ट से ऊपर मॉल में आता है तो उसे एक ब्लैक मास्क वाली लड़की दिखाई देती है जिसको देखकर वो डर जाता है। मॉल में काफी सारे लोग होते हैं जो विल्सन के आसपास ही घूम रहे होते हैं और उससे बात करते हैं। तभी हमको पता चलता है कि ये सारे लोग विल्सन के ही लोग हैं जिन्हें विल्सन ने आज की लाइव स्ट्रीम के लिए हायर किया था। ये सारा उसका सेटअप था उसकी लाइव स्ट्रीम को बेहतर बनाने के लिए। इन सारे लोगों में हम जेनी नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो विल्सन की तरह ही एक लाइव स्ट्रीमर है जो लोगों का पर्दाफाश करती है। आज वो इस मॉल में विल्सन और इस मॉल का पर्दाफाश करने आई है क्योंकि ये मॉल आज 14 साल बाद खुल रहा है क्योंकि 14 साल पहले इसमें आग लग गई थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, इसीलिए इस मॉल को हॉन्टेड कहते हैं। तभी जेनी को भी वो मास्क वाली लड़की दिखाई देती है। उधर हम विल्सन को देखते हैं जिसके पीछे कई सारी औरतें पड़ जाती हैं जो उससे अपने पैसे मांगती हैं। उन औरतों की बातों से पता चलता है कि असल में विल्सन तो एक स्कैमर है जो लोगों के पैसे मारता है। जेनी भी विल्सन के पीछे पड़ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। जेनी किन गुनाहों की बात कर रही है ये शायद हमको आगे पता चलेगा। अब विल्सन इन सबसे बचता बचाता हुआ गुस्से में मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के पास चले जाता है। वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे पूछे बिना यहाँ एक और इन्फ्लुएंसर को कैसे बुला लिया? मेरी यहाँ के मालिक से बात हुई थी। वहीं दूसरी ओर जेनी को फिर से वो मास्क वाली लड़की दिखाई देती है। इस बार जेनी उसका पीछा करते हुए वॉशरूम तक पहुँच जाती है जहाँ पर उसको
एक लड़की जमीन पर जख्मी हालत में पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर जेनी डर जाती है। तभी उसके पीछे से एक आदमी भागता है। जेनी उसका पीछा करने लगती है। वो आदमी मॉल की सीढ़ियों के पास गायब हो जाता है। इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और सब लोग अपने घर चले गए थे। तभी जेनी देखती है कि मॉल का सिक्योरिटी गार्ड काफी जख्मी हालत में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। जेनी गार्ड को देखकर डर जाती है और छुप जाती है। तभी वो गार्ड विल्सन को मारने की बातें करता हुआ वापस सीढ़ियों से ऊपर की ओर आने लगता है। असल में गार्ड भी विल्सन की धोखाधड़ी का शिकार होता है और आज उसको मौका मिला है कि वो विल्सन से अपना बदला ले सके। जेनी गार्ड का पीछा करने लगती है। तभी गार्ड की नजर जेनी पर पड़ जाती है और वो देखता है कि जेनी भी विल्सन की तरह एक इन्फ्लुएंसर है, इसीलिए वो जेनी को मारने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन वो इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो मारा जाता है। तभी हमको इस मॉल के अंदर 8 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की वुमेन टॉयलेट में जाती है, जहाँ पर वो मास्क वाली लड़की भी होती है। तभी वो लड़की उस मास्क वाली लड़की का चेहरा देख लेती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि उस मास्क वाली लड़की का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वो लड़की मास्क वाली लड़की का चेहरा देखकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। टॉयलेट के अंदर मौजूद सभी लोग भाग जाते हैं। ये वही समय था जब जेनी वॉशरूम में आई थी और उसने उस जख्मी लड़की को देखा था। तभी वो मास्क वाली लड़की अपने हाथ में एक फायर टूल लेकर मेंस टॉयलेट में चली जाती है, जहाँ पर विल्सन था। उसी वक्त मॉल का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर विल्सन को मारने आ जाता है। उन दोनों के बीच चाकू से लड़ाई होने लगती है। तभी वो मास्क वाली लड़की भी विल्सन के ऊपर हमला कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। विल्सन लड़की पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए वो लड़की अपने चेहरे से मास्क उतार देती है, जिससे विल्सन और गार्ड दोनों डर जाते हैं। और गार्ड के डर का फायदा उठाते हुए विल्सन गार्ड को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देता है। यानी जो गार्ड मरा उसके जख्मी होने का कारण विल्सन था। विल्सन उस मास्क वाली लड़की से डरकर टॉयलेट से बाहर भाग जाता है और जेनी के पीछे से भागने वाला आदमी विल्सन ही था। अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि विल्सन टॉयलेट से बचकर बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो मास्क वाली लड़की उसके सामने आ जाती है और यहाँ हमको पता चलता है विल्सन और इस मास्क वाली लड़की का पूरा सच। इस मास्क वाली लड़की का नाम जेना था। 14 साल पहले इस मॉल में लगी आग के पीछे विल्सन का हाथ था, क्योंकि उसने जलती हुई सिगरेट मॉल में फेंक दी थी, जिससे पूरे मॉल में आग लग गई। ये करते हुए जेना ने उसको देख लिया था। जेना ने उस आग में अपने मॉम डैड को खो दिया। जेना आग से अपनी छोटी बहन को बचा रही थी, जिसमें उसका पूरा चेहरा जल गया। और सबसे बड़ा राज तो ये है कि जेना की छोटी बहन कोई और नहीं बल्कि जेनी ही होती है। तभी जेनी भी वहाँ पर आ जाती है। आज जेना और जेनी दोनों प्लान बनाकर आए थे कि वो विल्सन का राज पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगे, लेकिन विल्सन इन दोनों की बातों को मानने से मना कर देता है। वो बोलता है कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनकर जेना को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह विल्सन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। जेनी उसको रोकते हुए ये कहती है कि हम यहाँ इसको मारने नहीं आए हैं, पर जेना जेनी की एक नहीं सुनती। विल्सन मॉल से बाहर की ओर भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन तभी उसका ध्यान कार में पीछे की ओर बैठी जेना पर जाता है, जो अब अपने चेहरे पर से मास्क हटा देती है, जिसको देखकर विल्सन चीख पड़ता है। जेना कार को लॉक करके फौरन अपने ऊपर केरोसिन डालने लगती है। वो अपने साथ विल्सन को जान से मारने का सोचती है, जिसके लिए जेनी वहां कर रोते हुए उसको रोकने की कोशिश करती है, पर जेना जेनी को बाय बोलकर कार में आग लगा देती है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें विल्सन और जेना दोनों मारे जाते हैं। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अंत में सभी लोगों को विल्सन का राज पता चल गया और जेना को भी अपनी इस दर्द भरी लाइफ से छुटकारा मिल गया, जिसके साथ हमारी ये दूसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद बारी आती है आज की आखिरी और तीसरी कहानी की, जिसका नाम है द टेनेमेंट। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिसके बाद हम उस बिल्डिंग के अंदर गिनी नाम की एक राइटर को देखते हैं, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के मर्डर के ऊपर कहानी लिख रही है। कहानी कंप्लीट होने के बाद वो अपने रूम से नीचे की ओर जाने लगती है। गिनी इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर रहती है। नीचे आते हुए गिनी को 1st फ्लोर पर एक डरावनी पानी से पूरी तरह भीगी हुई एक औरत दिखाई देती है, जो किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी, वो एक चुड़ैल की तरह लग रही थी। गिनी उस चुड़ैल को देखकर डरते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है और अपने 4th फ्लोर पर रहने वाले दोस्त लकी को कॉल करके सारी बात बताती है। लकी पूरी बिल्डिंग को चेक करके आता है, जहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलता। वो उसे कहता है कि मैंने हर जगह देख लिया है, यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं है, तुम खामखा डर रही हो।
गिनी लक्की के साथ नीचे की ओर आने लगती है। तभी उन दोनों को वो चुड़ैल दिखाई देती है जो गिनी को दिखाई दी थी। लकी भी उसको देखकर पूरी तरह से डर जाता है। तभी लकी के पास तीसरे फ्लोर पर रहने वाले अंकल लेनी का कॉल आता है और वो उसको कहते हैं कि उन्होंने और इस बिल्डिंग के काफी लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पर एक डरावनी चुड़ैल को देखा है। ये सुनकर लकी और गिनी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वापस ऊपर की ओर भागकर अपने रूम में चले जाते हैं। अब उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग उस चुड़ैल को लेकर मीटिंग करने लगते हैं, जिसमें गिनी, लकी, तीसरे फ्लोर पर रहने वाले अंकल लेनी और सेकंड फ्लोर पर रहने वाली एक आंटी भी होती है। लेकिन इनके अलावा बिल्डिंग में अभी भी एक आदमी रह जाता है जिसका नाम फ्रैंक है। ये सभी मिलकर फ्रैंक के पास जाते हैं जो फ्रैंक से पूछते हैं कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर पर कुछ देखा, जिस पर फ्रैंक गुस्से में अपना दरवाजा बंद करते हुए बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा। तभी अचानक से थर्ड फ्लोर वाली आंटी के गले में पड़ा क्रॉस टूट जाता है, जिस पर आंटी बोलती है कि उन्हें फ्रैंक के पास एक नेगेटिव ऑरा दिखाई दे रहा था। अब सभी लोग वापस डरकर एक रूम में आ जाते हैं। तभी गिनी सबको फ्रैंक के बारे में बताने लगती है कि उसने सुना है कि फ्रैंक पहले एक गैंगस्टर था, उसने एक साथ न जाने कितने लोगों को जान से मारा है। ये बात सुनकर अब सभी लोगों को ये लगता है कि शायद फ्रैंक शापित है और वो चुड़ैल उसके हाथों से मरी हुई कोई विक्टिम है जो यहाँ पर मरने के बाद फ्रैंक से बदला लेने आई है। ये सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पर फ्रैंक खुद आ जाता है। वो बोलता है कि उसने भी सेकंड फ्लोर पर उस चुड़ैल को देखा है। पहले वो फर्स्ट फ्लोर पर थी, यानी अब वो ऊपर की ओर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सेकंड फ्लोर वाली आंटी अपने रूम से निकलकर नीचे की ओर भागने लगती है। वो देखती है कि अब वो चुड़ैल फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है, इसीलिए वो तेजी से भागकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही एक तेज रफ्तार गाड़ी आंटी को टक्कर मार देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऊपर से वो लोग आंटी की मौत को देख रहे होते हैं। अंकल लेनी को लगता है कि आंटी को उस चुड़ैल ने मारा है। आंटी की मौत को देखकर ये सब लोग अब फ्रैंक के ऊपर उसका इल्जाम लगाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये चुड़ैल फ्रैंक के मारे हुए लोगों में से कोई एक है, इसलिए फ्रैंक को खुद उस चुड़ैल से लड़ना होगा। सबके फोर्स करने पर फ्रैंक ये करने के लिए मान जाता है। सबसे पहले फ्रैंक अपने रूम में जाकर भगवान के सामने पूजा करता है और अपना हथियार निकालता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डरकर सो जाता है। सभी लोग उसके दरवाजे पे आकर उसको बुलाने लगते हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी फ्रैंक को उनके साथ उस चुड़ैल को मारने जाना पड़ता है। लेकिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए फ्रैंक खुद पीछे हो जाता है और चुड़ैल के सामने लकी को कर देता है। लेकिन तभी वो चुड़ैल एक लाश में बदल जाती है। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि एक डेड बॉडी ऊपर चलकर कैसे आ रही है। अब गिनी डेड बॉडी को देखकर पुलिस को कॉल करने वाली होती है, जिसके लिए उसे सभी लोग मना कर देते हैं। अंकल लेनी उसको कहते हैं कि ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी है और अगर तुम पुलिस को यहाँ बुलाओगी तो सबको ये बात पता चल जाएगी कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। ये बात सुनकर कोई भी यहाँ पर रहने नहीं आएगा और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पुलिस वाले इस डेड बॉडी के लिए हमें ही गिरफ्तार ना कर ले। ये बात सुनकर अब सब इस डेड बॉडी को फेंकने के लिए इसे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद करके बाहर रोड पर चले जाते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें फ्रैंक का एक पुराना दोस्त मिलता है जो फ्रैंक से लड़ाई करने लगता है। गिनी उसे वो डेड बॉडी दिखाकर ये बोलती है कि यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना तेरा हाल भी इसकी तरह होगा। गिनी का ये रूप देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फ्रैंक का दोस्त भी वहाँ से भाग जाता है। गिनी और बाकी सभी लोग इस डेड बॉडी को एक जगह फेंककर वापस अपने बिल्डिंग में आ जाते हैं। फ्रैंक को उसके दोस्त से लड़ते हुए चोट लग गई थी, इसीलिए गिनी उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगती है, जहाँ फ्रैंक गिनी को बताता है कि वो कोई बुरा आदमी नहीं है, उसके बारे में जो कुछ भी हर जगह अफवाह फैली हुई है वो सब गलत है। पट्टी करवाने के बाद फ्रैंक अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही डेड बॉडी बिल्डिंग के अंदर जिंदा खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे वो सब फेंक कर आए थे। फ्रैंक उसको देखकर डरते हुए लक्की के रूम में छुप जाता है। लक्की उसे पूछता है कि तुम तो इतने बड़े गैंगस्टर हो, तुमने इतने सारे खून किए हैं, लेकिन फिर भी तुम एक चुड़ैल से डर रहे हो। ये बात सुनकर अब आखिरकार फ्रैंक लक्की को अपना सच बता ही देता है कि असल में उसने कोई खून नहीं किया है। हाँ, वो गैंगस्टर था और उनके साथ रहा करता था, लेकिन जब भी किसी गैंग के बीच लड़ाई हुआ करती थी वो एक जगह छुप जाता था और जब सब लोग मारे जाते थे वो बाहर निकलता था। इससे सबको ये लगने लगा कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है। असल में तो वो एक डरपोक है और उसने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी को नहीं मारा, इसीलिए उस चुड़ैल को उसने नहीं मारा। ये बात सुनकर लक्की कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ,
क्योंकि मुझको पता है कि उस बाहर वाली लड़की को किसने मारा है और वो यहाँ पर किससे बदला लेने आई है। लकी फ्रैंक को अपने मोबाइल में एक आर्टिकल दिखाता है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को मारकर एक लड़की ने समुद्र में फेंक दिया था और जिस लड़की ने उस प्रेग्नेंट लेडी को मारा वो कोई और नहीं बल्कि गिनी है। ये बात सुनकर फ्रैंक शॉक्ड रह जाता है। उधर अंकल लेनी को सीढ़ियों से पानी आता हुआ दिखाई देता है जिसको चेक करते हुए वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाते हैं। उसी वक्त लकी और फ्रैंक के पास एक लेडी ऑफिसर आती है जिसे देखकर फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता। वो सोचता है कि ये ऑफिसर यहाँ कैसे आई। लकी पहले से उस ऑफिसर को जानता था। फ्रैंक को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, इसीलिए अब वो ऑफिसर फ्रैंक को सारी बात बताती है। असल में ये चुड़ैल और आंटी की मौत ये सब एक सेटअप प्लान था। शुरुआत से ही इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग पुलिस से मिले हुए थे। ये सारा एक सेटअप था जिससे ये लोग गिन्नी से उसका गुनाह कबूल करवा ले। वो चुड़ैल भी नकली थी। इस बारे में सिर्फ फ्रैंक को नहीं पता था क्योंकि जिस दिन यहाँ पुलिस गिन्नी को पकड़ने के बारे में प्लान बताने आई थी उस वक्त फ्रैंक यहाँ पर नहीं था। अब हम देखते हैं कि उस नकली चुड़ैल ने अपने कपड़ों में एक कैमरा लगा रखा है जिससे नीचे बैठी ऑफिसर सब कुछ देख रही थी। वो चुड़ैल अब गिनी के रूम तक पहुंच जाती है। पहले तो गिनी उस चुड़ैल को देखकर डरने लगती है, लेकिन तभी वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज करके उस चुड़ैल बनने वाली लड़की को चाकू से मार देती है। गिनी को पुलिस का पूरा प्लान पता चल जाता है और अब वो चुड़ैल के कपड़ों में लगे कैमरे को उठाकर नीचे इन सभी लोगों के रूम की ओर जाने लगती है। ये चीज देखकर लकी, फ्रैंक और वो ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी गिनी उनके दरवाजे को खटखटाती है और अपना चेहरा कैमरे में इन सभी लोगों को दिखाती है। गिनी के पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। गिनी के सर पर खून सवार था और शायद गिनी अब इन लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। जिस सस्पेंस के साथ हमारी तीसरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानियां पसंद आई होंगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।